अमेरिकी एनिमेटेड संगीत फंतासी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और फ्रोजन 2013 की अगली कड़ी के रूप में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। पीटर डेल वेचो द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन क्रिस बक और जेनिफर ली ने किया था और इसकी पटकथा लिखी थी। निर्देशकों ने मार्क स्मिथ, क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज के साथ कहानी लिखी। इसमें क्रिस्टन बेल, इदीना मेंजेल, जोश गार और जोनाथन ग्रॉफ की आवाजें हैं। पहली फिल्म की घटनाओं के 3 साल बाद सेट फ्रोजन 2 बहनों अन्ना और एल्सा और उनके साथियों क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ का अनुसरण करता है, क्योंकि वे एल्सा की जादुई शक्ति की उत्पत्ति को जानने के लिए एक जादुई जंगल की यात्रा करते हैं। फ्रोजन 2 को मार्च 2015 में कंपनी की बहस के बाद हरी झंडी दे दी गई थी कि क्या इसे मूल से कमतर माना जाएगा। इसमें पहली फिल्म की तुलना में अधिक जटिल, उन्नत एनिमेशन तकनीक का उपयोग किया गया था और यह एक अंतर्विभागीय सहयोग था। एंडरसन लोपेज और लोपेज फिल्म के गीतकार के रूप में लौटे और क्रिस्टोफ बेक ने फिर से स्कोर तैयार किया। फिल्म का 46 भाषाओं में अनुवाद किया गया था और इसके साथ एक वृत्तचित्र श्रृंखला इनटू द अननोन, मेकिंग फ्रोजन 2 भी शामिल थी। फ्रोजन 2 का प्रीमियर 7 नवंबर 2019 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में हुआ और 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसे अपने पूर्ववर्ती से कमतर माना गया। फिल्म ने दुनिया भर में $1.450 बिलियन की कमाई की और 2019 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, इतिहास में 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म के रूप में अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इसने 3 वर्षों तक किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग का खिताब भी अपने नाम किया। फ्रोजन 2 को कई अन्य प्रशंसाओं के अलावा 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 2 सीक्वेल विकास में है, पहला 2026 में रिलीज होने वाला है। कथानक। एरेंडेल के राजा एग्नर ने अपनी बेटियों एल्सा और अन्ना को बताया कि उनके दादा, राजा रुनेर ने उनकी मातृभूमि मंत्रमुग्ध वन में एक बांध का निर्माण करके नॉर्थुलद्रा की पड़ोसी जनजाति के साथ एक संधि की थी। एक लड़ाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप रुनर्ड की मृत्यु हो गई और जंगल के पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के शास्त्रीय तत्व क्रोधित हो गए। तत्व गायब हो गए और धुंध की एक दीवार ने सभी को जंगल में फंसा दिया। एक अज्ञात रक्षक की सहायता से एग्नार बमुश्किल बच निकला। अपने राज्याभिषेक के 3 साल बाद एल्सा राज्य में अन्ना, हिम्मानव ओलाफ, हिम्मानव क्रिस्टोफ और क्रिस्टोफ के रेंडियर स्वेन के साथ शरद ऋतु मनाती है। एक रात एल्सा को एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। वह इसका अनुसरण करती है, अनजाने में मौलिक आत्माओं को जागृत करती है जो राज्य में सभी को खाली करने के लिए मजबूर कर रही है। रॉक ट्रोल कॉलोनी आती है और ग्रैंड पब्बी बहनों से कहती है कि उन्हें अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करके चीजों को सही करना होगा। एल्सा, अन्ना, ओलाफ, क्रिस्टोफ और स्वेन रहस्यमय आवाज का अनुसरण करते हैं और मंत्रमुग्ध वन की यात्रा करते हैं। एल्सा के स्पर्श से धुंध छन जाती है, जबकि हवा की आत्मा एक बवंडर के रूप में प्रकट होती है जो सभी को अपने भंवर में फंसा लेती है, जब तक कि एल्सा भंवर को बर्फ की मूर्तियों में बदलकर इसे रोक नहीं देती है, जो उनके पिता के अतीत की छवियां दिखाती है। एल्सा अग्नि आत्मा से भी मित्रता करती है, जो एक उत्तेजित जादुई समंदर है। बाद में उनका सामना नॉर्थुलद्रा और अरेंडेलियन सैनिकों की एक टुकड़ी से हुआ जो अभी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष में है। अन्ना और एल्सा ने यह पता लगाने के बाद कि उनकी माँ, रानी इडुना, एक नॉर्थुलद्रान थीं, जिन्होंने एरेंडेलियन एग्नर को बचाया था, सैनिकों और नॉर्थुलद्रा के बीच युद्ध विराम की व्यवस्था की। नॉर्थुलद्रा ने उन्हें 5वीं आत्मा के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति के जादू से फिर से जोड़ना है। जबकि क्रिस्टोफ और स्वेन नॉर्थुलद्रा के साथ रहते हैं, एल्सा, अन्ना और ओलाफ उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उन्हें अपने माता-पिता का टूटा हुआ जहाज और अहतोहल्लन के मार्ग वाला एक नक्शा मिलता है, जो एक पौराणिक नदी है जो अतीत की व्याख्या करती है। एल्सा अन्ना और ओलाफ को सुरक्षित स्थान पर भेजती है और अकेले ही आगे बढ़ती है। वह नोक नामक जल आत्मा का सामना करती है और उसे वश में करती है, जो अहतोहल्लन के लिए समुद्र की रक्षा करती है। एल्सा को पता चलता है कि उसे बुलाने वाली आवाज युवा इडुना की याद है
और इडुना द्वारा एगनार की निस्वार्थ बचत के कारण उसकी शक्तियाँ प्रकृति का एक उपहार है। उसे पता चलता है कि बांध का निर्माण नॉर्थुलद्रन संसाधनों को कम करने के लिए एक चाल के रूप में किया गया था, क्योंकि रनर जनजाति के जादू के संबंध के प्रति तिरस्कार करता था और उसने नॉर्थुलद्रन नेता की निर्मम हत्या करके संघर्ष शुरू किया था। अहतोहल्लन के सबसे खतरनाक हिस्से में जाने के कारण जमे हुए होने से पहले एल्सा यह जानकारी अन्ना को भेजती है। इससे ओलाफ का अस्तित्व भी मिट जाता है। सच्चाई का पता चलने पर अन्ना ने निष्कर्ष निकाला कि शांति बहाल करने और जंगल को मुक्त कराने के लिए बांध को नष्ट किया जाना चाहिए। वह पृथ्वी की आत्मा जो तुन को जगाती है और उसे बांध की ओर आकर्षित करती है। विशाल चट्टाने पत्थर फेंकती है, बांध को नष्ट कर देती है और फ्जॉर्ड से राज्य की ओर बार भेज देती है। एल्सा को रिहा कर दिया जाता है और वह पानी की आत्मा पर सवार होकर अरेंडेल पहुंचती है, जहां वह बार को रोकती है और राज्य को बचाती है। जैसे ही धुंध गायब हो जाती है, वह अन्ना से जुड़ जाती है और ओलाफ को पुनर्जीवित कर देती है। यह महसूस करते हुए कि वह स्वयं पांचवीं आत्मा है, एल्सा ने अन्ना को समझाया कि वे लोगों और जादुई आत्माओं के बीच का पुल है। एना फिर अरेंडेल की रानी बन जाती है और क्रिस्टोफ के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एल्सा मंत्रमुग्ध वन का रक्षक बन जाता है और शांति बहाल होने के साथ नियमित रूप से अरेंडेल का दौरा करता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में ओलाफ एल्सा के बर्फ महल का दौरा करता है और एल्सा द्वारा महल के रक्षक के रूप में बनाए गए बर्फ के विशालकाय मार्शमैलो और अन्ना के 19वें जन्मदिन पर एल्सा द्वारा अनजाने में बनाए गए लघु हिममानव स्नोजीज की घटनाओं को बताता है। अन्ना के रूप में क्रिस्टन बेल, अरेंडेल की राजकुमारी और एल्सा की छोटी बहन, जो एल्सा के त्याग के बाद अरेंडेल की रानी बन जाती है। 1, 2, 3 युवा अन्ना के रूप में हेडली गैनवे और लिवी स्टुबेनराउच। 4 एल्सा के रूप में इदीना मेंजेल, अरेंडेल की रानी और अन्ना की बड़ी बहन, जिसके पास जादुई बर्फ की शक्तियाँ है। 2, 3, 5 मैटिया कॉन्फोर्टी और ईवा बेला युवा एल्सा के रूप में। 4 जोश गार ओलाफ के रूप में एल्सा द्वारा बनाया गया एक हिममानव। 6 क्रिस्टोफ के रूप में जोनाथन ग्रॉफ, एक बर्फ काटने वाला और अन्ना का प्रेमी। 3, 7 ग्रॉफ स्वेन, क्रिस्टोफ के रेंडियर और कई अन्य रेंडियरों को भी आवाज देते हैं। 8 फ्रोजन 2 में मार्था प्लिम्पटन को नॉर्थुलद्रा प्रमुख येलेना। 9 और स्टर्लिंग के ब्राउन को अरेंडेल लेफ्टिनेंट मैटियास के रूप में दिखाया गया है। 10 जेसन रिटर ने नॉर्थुलद्रा के सदस्य राइडर की आवाज दी है और राचेल मैथ्यूज ने राइडर की बहन हनीमारेन को आवाज दी है, जो एन्चांटेड फॉरेस्ट में भी रहती है। 9 इवान राचेल वुड ने इडुना, एल्सा और अन्ना की माँ को आवाज दी है। 11 और डेलाने रोजस्टी ने युवा इडुना को आवाज दी है। 4 अल्फ्रेड मोलिना ने एगनार, एल्सा और अन्ना के पिता को आवाज दी है। 12 और जैक्सन स्टी ने युवा एगनार को आवाज दी है। जेरेमी सिस्टो ने रूनियर्ड को आवाज दी है। 4 एगनार के पिता और एल्सा और अन्ना के दादा। 13 14 सियारन हिंस ने रॉक ट्रोल प्रमुख पाबी को आवाज दी और अरोरा आवाज एल्सा के लिए एक कॉल है। 4 15 16 एलन टुडिक ने एक गार्ड, एक नॉर्थुलद्रन नेता और एक अरेंडेलियन सैनिक की आवाज दी है। पॉल ब्रिक्स ने पोस्ट क्रेडिट दृश्य में मार्शमैलो, एल्सा द्वारा निर्मित एक बर्फ राक्षस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 4 17 उत्पादन धारणा फ्रोजन थीम वाली रेड कार्पेट पृष्ठभूमि के सामने 3 लोग तस्वीर के लिए मुस्कुरा रहे हैं। बाएं से दाएं फ्रोजन के 2013 प्रीमियर में निर्माता पीटर डेल वेचो, निर्देशक और लेखक जेनिफर ली और निर्देशक क्रिस बक। निर्माता पीटर डेल वेचो ने 31 मार्च 2014 को कहा कि उन्होंने क्रिस बक और जेनिफर ली ने अच्छा सहयोग किया और उन्होंने फ्रोजन से संबंधित एक और परियोजना की कल्पना की। 18 अगले महीने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के अध्यक्ष एलन एफ हॉर्न ने कहा कि सीक्वल तुरंत नहीं आएगा क्योंकि स्टूडियो फ्रोजन के ब्रॉडवे संगीत रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 19-20 मई 2014 में डेविड फैबर के साथ CNBC साक्षात्कार में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के CEO बॉब इगर ने कहा कि कंपनी सीक्वल के विकास के लिए दबाव नहीं डालेगी क्योंकि उसे पहली फिल्म के अनुरूप प्रदर्शन करने की चिंता है। इगर ने कहा कि फ्रोजन फ्रैंचाइजी कुछ ऐसी है जो कंपनी के लिए हमेशा के लिए है, द लायन किंग के समान। 10 जून 2014 को
ली ने पुष्टि की कि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के सीसीओ जॉन लासेटर ने उन्हें और बक को संभावित सीक्वल तलाशने के लिए अधिकृत किया था। 22-23 लघु फिल्म फ्रोजन फीवर 2015 पर काम करते समय उन्हें एहसास हुआ कि वे पात्रों से चूक गए। इस बीच डेल वेचो से प्रशंसकों ने फ्रोजन के भविष्य के बारे में पूछा था। ली, बक और डेल वेचो ने अगली कड़ी की संभावना पर चर्चा की। 23 बक ने बाद में कहा, एक काम जो हमने तुरंत किया वह यह पता लगाना था कि फिल्म के अंत में अन्ना और एल्सा के लिए क्या संतोषजनक होगा। 24 उन्होंने अन्ना के अरेंडेल की रानी बनने के साथ अगली कड़ी को समाप्त करने का फैसला किया, जबकि एल्सा मुक्त होगी। 23 विकास वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में पिक्सर की तरह जब हम सीक्वल बनाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूल फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं ने एक विचार बनाया है जो इतना अच्छा है कि यह इन पात्रों के योग्य है। हमने फ्रोजन फीवर बनाने और उन पात्रों के साथ उस दुनिया में वापस आने का बहुत आनंद लिया और हम इस दुनिया के अरेंडेल के पात्रों को इतना पसंद करते हैं कि जेनिफर ली और क्रिस बक एक सीक्वल के लिए एक बेहतरीन विचार लेकर आए हैं और आप होंगे बहुत सुन रहा हूं। जॉन लासेटर फ्रोजन 2 की घोषणा करते हुए 25 इगर लासेटर और अभिनेता जोश गार्ड ने 12 मार्च 2015 को सैन फ्रांसिस्को में डिज्नी की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक में घोषणा की कि फ्रोजन 2 एक पूर्ण लंबाई वाली अगली कड़ी विकास में थी। बक और ली निर्देशक के रूप में और डेल वेचो निर्माता के रूप में लौटेंगे। 25-26 पृष्ठभूमि अनुसंधान के लिए प्रोडक्शन टीम ने नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड की यात्रा की। 27-28 उन्होंने एल्सा को जादुई बर्फ शक्तियों के साथ एक पौराणिक नायक बनाने का फैसला किया और अन्ना को एक परिकथा नायक बनाने का फैसला किया जो जादुई दुनिया में रहता है लेकिन उसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहली फिल्म ने दोनों तत्वों को सफलतापूर्वक संयोजित किया। 5 अगस्त 2018 में ली द्वारा डिज्नी एनिमेशन के सीसीओ के रूप में लेसेटर के स्थान पर ली के बाद स्क्रिप्ट में ली की सहायता के लिए एलिसन श्रोएडर को काम पर रखा गया था। 29 ली को फिल्म के पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया और श्रोएडर को अतिरिक्त पटकथा सामग्री के लिए श्रेय दिया गया। 30 फिल्म की कहानी में योगदान ली, बक, मार्क स्मिथ, क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज ने दिया था। 31 कुल मिलाकर बजट लगभग $150 मिलियन था। 32 वॉयस रिकॉर्डिंग सितंबर 2017 में शुरू हुई। 33-34 हालांकि मेंजेल ने एक कॉन्सर्ट टूर के कारण कुछ हफ्ते बाद शुरू किया। 35 उस महीने गैड ने बक, ली, डेल वेचो और लासेटर के साथ अगली कड़ी में अपनी भूमिका की घोषणा की। 36-37 जुलाई 2018 में वैरायटी ने बताया कि वुड और ब्राउन कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे थे। 38 बाद में उनकी भूमिकाओं का खुलासा इडुना 39 और लेफ्टिनेंट डेस्टिन मैटियास के रूप में किया गया। 40 वुड को इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी आवाज़ मेंजेल और बेल से मिलती जुलती थी। 39 एग्नार की आवाज़ मॉरिस लामार्चे से बदलकर मोलिना कर दी गई। 41 द वॉइस की 4 नोट कॉल जो लैटिन अनुक्रम डाइस इरा से ली गई है को स्कैंडिनेवियाई संगीत फॉर्म कुलनिंग के समान तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फ्रोजन 2 के पहले पूर्ण दृश्यों का परीक्षण जून 2019 में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। 43-44 जहां बेकी ब्रेसी और इफेक्ट्स एनिमेशन प्रमुख मार्लोन वेस्ट ने कहा कि फिल्म अभी भी 7 सप्ताह के साथ उत्पादन में थी। एनिमेशन का काम पूरा होना है और विशेष प्रभावों के 10 सप्ताह। 45 फिल्म निर्माताओं ने वर्डेट नामक एक सलाहकार समूह के साथ नॉर्थुलद्रा जनजाति के चित्रण पर सामी विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय सामी काउंसिल और फिनलैंड, नॉर्वे की सामी संसदों के बीच एक समझौते का परिणाम था। स्वीडन 46 एंडरसन लोपेज ने पुष्टि की कि कुछ प्रशंसकों की इच्छा के बावजूद एल्सा की फिल्म में कोई महिला प्रेम रुचि नहीं होगी। 47 ली ने बाद में द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर मॉरीन डाउड को समझाया कि एल्सा के मुख्य दर्शक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। 48 ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि फ्रोजन 2 टेलीविजन श्रृंखला वंस अपॉन ए टाइम की फ्रोजन कहानी से तत्वों को प्राप्त नहीं करेगा जो इसके चौथे सीजन का हिस्सा था। 49 सैन डिएगो में अपनी पहली परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद फ्रोजन 2 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। डिज्नी एनिमेशन ने पाया कि हालांकि वयस्कों को फिल्म पसंद आई लेकिन बच्चों को इसका अनुसरण करने में कठिनाई हुई।
प्रोडक्शन टीम को एहसास हुआ कि उन्हें आवाज की पहचान और एल्सा के परिवर्तन के बिंदु को स्पष्ट करने की जरूरत है, और ब्रूनी, फायर सैलामेंडर की अधिक कॉमेडी और शॉट्स जोड़ने की जरूरत है। व्याख्यात्मक संवाद का एक दृश्य जिसमें मुख्य पात्रों ने मंत्रमुग्ध वन में फंसे लोगों को समझाया कि वे वहां क्यों आए थे, को ओलाफ के फ्रोजन के विनोदी पुनर्कथन से बदल दिया गया था। परिवर्तनों के कारण एनिमेटरों को 61 नए शॉट्स बनाने और अन्य 35 को फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ी। तैयार फिल्म से अज्ञात संख्या में शॉट्स काट दिए गए। लगभग 1 दर्जन एनिमेटरों और कलाकारों ने ओलाफ के विस्तृत पुनरुत्थान दृश्य को काटने से पहले उस पर 2 महीने तक काम किया। 50 बेक ने कहा कि यह स्कोर एल्सा और अन्ना के भावनात्मक विकास, परिपक्वता और अधिक परिष्कृत संगीत अवधारणाओं और विषयगत तत्वों को प्रस्तुत करने को दर्शाता है। वह चाहते थे कि यह फिल्म की जटिल, गहन कल्पना को प्रतिबिंबित करे। बेहतर, एंडरसन लोपेज ने एल्बम की थीम को मेटा स्टोरी के रूप में वर्णित किया। हालांकि हार्डिंग ने उनके गीत लेखन और संगीत रचना का दस्तावेजीकरण करने के लिए ब्रुकलिन में लोपेज के घर में एक कैमरा दल भेजा था। 73 संगीतकारों ने दल को घुसपैठिया पाया और अपना अधिकांश काम ऑफ कैमरा किया। 74 विषयगत विश्लेषण। पतझर की वनस्पति पर चरता हुआ एक हिरन। हिरन को सामी लोगों द्वारा पूजा जाता है, जो उन्हें सामी ताकत और पहचान का प्रतीक मानते हैं। स्वदेशी सामी लोग ऐतिहासिक रूप से हिरन से जुड़े थे और जानवरों की ताकत से पहचाने जाते थे। ट्रूथ फोनलैंड ने लिखा कि महिला देवत्व ने एकता, साहस, आशा, दोस्ती और सच्चाई सहित विषयों के साथ महिला योगदान पर जोर दिया। 75 76 77 एल्सा ने अन्ना को दूर भेजने का प्रयास किया क्योंकि वह अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। 78 79 एनिमेशन में महिला पात्र समग्र रूप से महिला छवियों को मूर्त रूप देते हैं। फिल्म की महिला पात्र भावनात्मक रूप से विविध है, जो सामाजिक स्थिति और नारीवाद की जागृति से प्रेरित है। सुंदर, कुलीन एल्सा स्वतंत्र होना और सामान्य जीवन जीना चाहती है, और अन्ना स्वप्निल, हंसमुख और उत्साही है। दोनों ने अपने राज्य को खतरे से बचाने के लिए काम किया। 80 फ्रोजन 2 की व्याख्या उपनिवेशवाद की आलोचना और क्षतिपूर्ति की वकालत के रूप में की गई है। 81 82 एल्सा और अन्ना के जन्म से पहले उनके दादा राजा रुनर्ड ने नॉर्थुलड्रा जनजाति के लिए एक बांध बनाया था। प्रत्यक्षतः एक उपहार, बांध जनजाति की जादुई शक्ति को कमजोर करता है। नॉर्थुलड्रा के नेता की हत्या करने के बाद रनर्ड की साजिश विफल हो जाती है और युद्ध छिड़ जाता है। नॉर्थुलड्रा की अध्यक्षता करने वाली वन आत्माएं इसे एक अभेद्य धुंध में ढक देती है, जिससे किसी को भी जाने या प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। 82 नॉर्थुलड्रा स्कैंडिनेविया और उत्तर पश्चिमी रूस के मूल निवासी सामी लोगों पर आधारित है, जिन्होंने जादू और जादू टोने में कुशल माने जाने वाले मूर्ति पूजक के रूप में भेदभाव का अनुभव किया। 1609 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने लिखा कि सामी जादू में माहिर थे और सामी जादू टोने से जुड़े मामलों में कोई दया नहीं दी जानी चाहिए। नॉर्डिक मिशनरियों ने धार्मिक वस्तुओं और स्थलों को जब्त कर लिया या नष्ट कर दिया और सामी शर्मिंदगी की जगह लेने के लिए चर्चों का निर्माण किया। 83 एक सफेद बांध, जो वनस्पति के 2 निकायों के बीच बनाया गया है। एक उपकथानक जिसमें राजा रुनर द्वारा जनजातीय भूमि पर एक बांध बनाया गया है, नॉर्वे के विवादास्पद विडनेजावर बांध की ओर इशारा करता है। नॉर्थुलड्रा बांध सामी इतिहास को दर्शाता है। 1979 से 1981 तक नॉर्वे में अल्ताएल्वा नदी पर एक जलविद्युत ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। विवादास्पद विडनेजावर बांध ने सामी गांव में बाढ़ ला दी, जिससे पारंपरिक शिकार और पशुपालन बाधित हो गया। 84 स्लेट आलोचक इंकू कांग ने कहा कि हालांकि फ्रोजन 2 स्पष्ट रूप से सामी इतिहास से प्रभावित था, नॉर्थुलड्रा की व्याख्या विस्थापित मूल अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में भी की जा सकती है। एरेंडेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के औपनिवेशिक अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाले पोकाहोंटस के अलंकृत जीवन को उजागर करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। 1 नॉर्थुलड्रा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जादुई शक्ति वाले लोगों के रूप में रोमांटिक किया गया है, जो आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहते हैं। 85 जबकि एल्सा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि उसे कौन बुला रहा था, एना एरेंडेल की गलतियों के लिए नॉर्थुलड्रा में संशोधन करने के लिए बांध को नष्ट कर देती है। एल्सा का अंतिम समय में हस्तक्षेप राज्य के विनाश को रोकता है, लेकिन अन्ना इस विश्वास के साथ बांध को नष्ट कर देता है
कि एल्सा मर चुका है। कांग के अनुसार फिल्म पिछले अत्याचारों के लिए क्षतिपूर्ति को बढ़ावा देती है। एक मैट गोल्डबर्ग ने लिखा है कि राज्य को कहीं और फिर से बनाने के बजाय एल्सा द्वारा अरेंडेल को बचाने से फिल्म के अंत का प्रतीकवाद कम हो गया है। 82 फ्रोजन 2 में नस्लीय मुद्दों को एल्सा और अन्ना को आधा नॉर्थुलद्रान बनाकर कम किया गया है और उनकी मां को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने पिता राजा एग्नर को मौत से बचाया था। 86 जेनिफर बाल्डविन ने फ्रोजन 2 को पर्यावरण की मरम्मत में आघात, परिवर्तन और विश्वास समुदायों की अधिक सक्रिय भूमिका के बारे में एक फिल्म के रूप में वर्णित किया। 87 बांध के कारण पर्यावरणीय आघात होता है जो मौलिक आत्माओं को कमजोर करता है। ओलाफ ने जंगल को परिवर्तन के स्थान के रूप में वर्णित किया है जिसमें अज्ञात में उद्यम करना, आत्माओं और स्वदेशी नॉर्थुलद्रा से मित्रता करना और आघात का सामना करना शामिल है। एल्सा को आत्माओं का विश्वास प्राप्त होता है, प्रत्येक उसे सच्चाई के करीब ले जाता है और तत्वों में से एक में उसका परिवर्तन होता है। एना बांध, आघात और अविश्वास का प्रतीक को तोड़ने के लिए दिग्गजों, पृथ्वी का प्रतीक को नियुक्त करती है और एल्सा के साथ अपने रिश्ते से स्वतंत्र होकर अपनी ताकत हासिल करती है। बाल्डविन के अनुसार यह दर्शकों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, संशोधन करने और प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 81 यह फिल्म छोटे बच्चों को जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से परिचित करा सकती है। 88 समाजशास्त्री लॉरेन डंडेस ने एल्सा के पौराणिक घोड़े नोक के साथ संबंध का वर्णन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि घोड़े की फुसफुसाहट के रूप में उसके कौशल से पुरुषों के वर्चस्व को खतरा नहीं है। ये विषय दिखाते हैं कि कैसे डिज्नी ने लैंगिक भूमिकाओं की पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ते हुए एल्सा को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। 89 निया कुर्नियावती ने लिखा कि फ्रोजन 2 का नारीवादी संदेश सूक्ष्म और यथार्थवादी था। 90 मार्केटिंग और रिलीज डिज्नी ने फ्रोजन 2 का पहला ट्रेलर 13 फरवरी 2019 को जारी किया। 91 इसके पहले 24 घंटों में 116.4 मिलियन बार देखा गया। यह इनसाइड आउट 2024 के टीजर तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एनिमेटेड फिल्म ट्रेलर था। नवंबर 2023 92 पूर्वावलोकन पोस्टर के विमोचन पर अमेरिकी खगोल भौतिकीविद नील डेग्रसे टायसन ने टिप्पणी की कि पानी के क्रिस्टल में हेक्सागोनल 6 गुना समरूपता होती है। फ्रोजन में सही ढंग से दिखाया गया है लेकिन पोस्टर में 4 तरफा था बर्फ का टुकड़ा। 94 ली ने उत्तर दिया कि यह वास्तव में बर्फ का टुकड़ा नहीं था। चारों भुजाएं 4 मौलिक आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती थीं और इसका केंद्र 5वीं आत्मा एल्सा का प्रतिनिधित्व करता था। 95 96 फ्रोजन 2 को बढ़ावा देने के लिए डिज्नी ने दुनिया भर में 140 अन्य ब्रांडों के साथ साझेदारी की, जो किसी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के लिए ब्रांडों की सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने एंटरप्राइज रेंट-ए-कार, मैकडॉनल्ड्स और लेगो सहित आंतरिक और बाहरी भागीदारों के माध्यम से अमेरिका में फ्रोजन 2 का विपणन किया। 97 फिल्म के विपणन अभियान का समर्थन करने के लिए मुख्य आवाज कलाकारों ने कई सार्वजनिक और टेलीविजन प्रस्तुतियां दीं, इनमें एबीसी पर फ्रेंड्स सगिविंग, स्टंट नाइट, द मास्क्ड सिंगर पर परिचय और नेट जियो वाइल्ड पर। 103 मिनट की फिल्म फ्रोजन 2 का प्रीमियर 7 नवंबर 2019 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ। 101 शुरुआत में इसे 27 नवंबर को रिलीज किया जाना था। 102 लेकिन इसे 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया। 103 17 जनवरी 2020 को फ्रोजन 2 का एक एकल संस्करण जारी किया गया था। 104 इसे डिज्नी कैरेक्टर वॉयस इंटरनेशनल द्वारा इसकी मूल नाटकीय रिलीज तिथि तक 45 भाषाओं में स्थानीयकृत किया गया था। 105 फ्रोजन का 41 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। 106 फ्रोजन के स्थानीय संस्करणों की सफलता के कारण लेट इट गो के सभी संस्करणों के साथ एक एल्बम जारी किया गया। 107 और लोगों के योगदान का सम्मान करने के लिए जिकोन 2 एक उत्तरी सामी संस्करण जारी किया गया। 108 वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने फ्रोजन 2 को 11 फरवरी 2020 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 25 फरवरी को ब्लूरे और डीवीडी पर जारी किया। 109 उसी समय 1.4 के अल्ट्रा एचडी ब्लूरे अल्टीमेट कलेक्टर संस्करण और 4 के यूएचडी ब्लूरे स्टील बुक संस्करण जारी किया गया। 110 विशेष सुविधाओं में फिल्म की एकल ऑडियो रिकॉर्डिंग, नॉर्डिक पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति,
जिस पर एन्चांटेड फॉरेस्ट आधारित है, 111 संगीत क्लिप और इनटू द अननोन के 29 अनुवादित संस्करण साथ ही शामिल है। हटाए गए संगीत और दृश्य। 112 फिल्म का प्रीमियर शुरू में 26 जून 2020 को डिज्नी प्लस पर होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मार्च और कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया। 113 114 वृत्तचित्र श्रृंखला। मुख्य लेख इनटू द अननोन, मेकिंग फ्रोजन 2। मेगन हार्डिंग, जिन्होंने फ्रोजन के बारे में 2014 में ABC टेलीविजन विशेष के निर्माण का निर्देशन किया था, फ्रोजन 2 के उत्पादन के दस्तावेजीकरण के लिए डिज्नी एनिमेशन तक पहुंचे। कंपनी के सहयोग से लिंकन स्क्वायर प्रोडक्शंस के साथ काम करते हुए हार्डिंग ने न्यूयॉर्क शहर से बरबैंक, कैलिफोर्निया तक यात्रा की और दिसंबर 2018 और नवंबर 2019 के विश्व प्रीमियर के बीच 115 दिनों में 1300 घंटे की फुटेज शूट की। 74 उसने फुटेज 115 को 6 एपिसोड तक संपादित किया, जो लगभग 35 से 45 मिनट लंबा था। 74 डिज्नी एनिमेशन को पता था कि हार्डिंग का इरादा फिल्म निर्माण प्रक्रिया को निडर और ईमानदारी से देखना था। उसके दल को केवल एक बार जाने के लिए कहा गया था। 73 जब प्रोडक्शन टीम रहस्यमय आवाज की पहचान तय करना चाहती थी। 50 वृत्तचित्र श्रृंखला इनटू द अननोन, मेकिंग फ्रोजन 2 26 जून 2020 को जारी की गई थी। 74 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फ्रोजन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $477.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $976.3 मिलियन, दुनिया भर में कुल $1.453 बिलियन की कमाई की। 32 यह 2019 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 116 अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 117 और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। 118 15 दिसंबर 2019 को फ्रोजन 2 ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 119 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $599 मिलियन की। बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2019 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। 120 डिज्नी, जिन्होंने 2019 लायन किंग के रीमेक को एक एनिमेटेड फिल्म नहीं बल्कि एक लाइव एक्शन रीबूट माना था, के अनुसार फ्रोजन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है, फ्रोजन को पीछे छोड़ते हुए। 121 फ्रोजन 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता का श्रेय थैंक्सगिविंग के निकट इसकी रिलीज की तारीख को दिया गया। कॉमस्कोर विश्लेषक पॉल डरग्राबेडियन के अनुसार फिल्म 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 122 फ्रोजन 2 को ए ब्यूटीफुल डे इन नेबरहुड और 21 ब्रिजेस के साथ 22 नवंबर 2019 को 4440 थिएटरों में रिलीज किया गया था। 123 3D में 2500, प्रीमियम बड़े प्रारूप में 800, आईमैक्स में 400 सहित और डी-बॉक्स में 235/4 DX। 124 इसने अपने पहले दिन $41.8 मिलियन की कमाई की। 125 जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $8.5 मिलियन शामिल थे। 123 फिल्म ने $130 मिलियन की कमाई के साथ शुरुआत की, जो उस महीने किसी एनिमेटेड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। 126 फ्रोजन 2 ने मुख्य रूप से ज्यादातर महिला दर्शकों को आकर्षित किया और लगभग 70% दर्शक परिवार थे। 127 इसके दूसरे सप्ताहांत की कमाई 34% गिरकर $85.6 मिलियन हो गई। 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग सप्ताहांत में रिकॉर्ड $125 मिलियन के साथ। 128 और इसके बाद तीसरे सप्ताहांत में $34.7 मिलियन की गिरावट आई। 129 दिसंबर तक फिल्म की घरेलू कमाई $400 मिलियन से ऊपर हो गई। 130 फ्रोजन 2 ने 19 मार्च 2020 तक सिनेमाघरों को छोड़ दिया, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 2019 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 131 जिस समय फिल्म उद्योग कोविड-19 महामारी से काफी प्रभावित हुआ। 132 133 दुनिया भर में फ्रोजन 2 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 37 बाजारों में $228.2 मिलियन की कमाई की, जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी कुल कमाई $358.5 मिलियन थी। इसने द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023
के आने तक एनिमेटेड शीर्षक के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए द लायन किंग की 2019 रीमेक को पीछे छोड़ दिया। यूनाइटेड किंगडम $17.8 मिलियन और फ्रांस $13.4 मिलियन में किसी एनिमेटेड फिल्म की अब तक की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत हुई। चीन में पिक्सर या डिज्नी एनिमेशन शीर्षक के लिए सबसे बड़ी शुरुआत $53 मिलियन, जापान $18.2 मिलियन, जर्मनी $14.9 मिलियन और स्पेन $5.8 मिलियन और दक्षिण कोरिया $31.5 मिलियन में किसी भी फिल्म की तीसरी सबसे बड़ी शुरुआत। 127, 134, 135 फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में अपने दूसरे सप्ताह में $11.4 मिलियन की कमाई की, जिससे वहां इसकी कुल कमाई $35.3 मिलियन हो गई। 136, 5 जनवरी 2020 तक फिल्म की ऑफशोर कमाई $875.3 मिलियन से अधिक हो गई थी। 137, जुलाई 2021 तक इसके शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार जापान $122.6 मिलियन, चीन $122.3 मिलियन, दक्षिण कोरिया $95.5 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $69.7 मिलियन, जर्मनी $60.6 मिलियन और फ्रांस $53.9 थे। 10 लाख। फ्रोजन 2 को आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 138, 139, 140 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 336 पेशेवर समीक्षाओं के आधार पर इसकी अनुमोदन रेटिंग 77% है, जिसकी औसत रेटिंग 6.7/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, फ्रोजन 2 अपने पूर्ववर्ती के शो स्टॉपिंग अनुभव को पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन यह अज्ञात में एक चमकदार साहसिक कार्य बना हुआ है। 141, 142 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 47 आलोचकों के आधार पर फ्रोजन 2 को 100 में से 64 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 143, 144 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर फ्रोजन के A+ से कम का औसत ग्रेड दिया। 145 और पोस्टट्रैक ने फिल्म की शुरुआत में इसे 5 में से 4.5 स्टार रेटिंग दी। दिन 123 फ्रोजन 2 उसी गैरधमकी देने वाली, मुक्ति देने वाली भावना से जारी रहता है। जब एल्सा सायरन की कॉल का जवाब देता है, तो वह जीवन में कूद जाता है। पहले की तरह क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज के गाने सुखद रूप से मधुर है, जिनमें एक स्वीकारोक्ति की गुणवत्ता हो सकती है, जैसे कि एक दोस्त अपने आंतरिक आवाज के संघर्षों को साझा कर रहा हो। मनोहला दरगिस, द न्यूयॉर्क टाइम्स 146 आलोचकों ने फ्रोजन 2 की शिल्प कौशल, वितरण और थीम की प्रशंसा की। न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक मनोहला डार्गिस ने कथा को रोमांच और आकांक्षापूर्ण उत्थान की गुलाबी दुनिया कहा, और रोजरेबर्ट.com के नेल माइनो ने उन मुद्दों के स्पष्ट, सम्मोहक चित्रण का उल्लेख किया जो सभी उम्र के दर्शकों द्वारा समझे जा सकते थे। डार्गिस ने फ्रोजन 2 की आकर्षक दृश्य कल्पना का हवाला दिया, जो रोमांस और इतिहास से संतुलित है, और माइनो ने फिल्म के शरदकालीन पैलेट का उल्लेख किया। 31, 146 पीटर ट्रेवर्स, रोलिंग स्टोन, सिमन हंस, द गार्जियन और टॉड मैककार्थी, द हॉलीवुड रिपोर्टर ने फिल्म की प्रशंसा की। ट्रेवर्स, जिन्होंने पात्रों के साथ फिर से जुड़ने का आनंद लिया, ने एनिमेशन को आश्चर्यजनक कहा और संगीत को ईयरवॉर्म्स को मंत्रमुग्ध करने वाला कहा। हंस ने फिल्म की कहानी की तुलना जलवायु परिवर्तन को कम करने के वास्तविक दुनिया के प्रयासों से की। मैककार्थी ने इसके आकर्षक गाने, आसानी से पसंद आने वाले पात्र और आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि की प्रशंसा की, जिसमें हास्य और महिला सशक्तिकरण प्रचुर मात्रा में से प्रेरित कथानक था। 147, 148, 149 फ्रोजन 2 की कथा, संगीत और फोकस की आलोचना की गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में जॉन एंडरसन ने कहा कि सीक्वल नवीन नहीं था और फ्रोजन की तुलना में फिल्म की त्रुटिपूर्ण कहानी और निम्न गुणवत्ता वाले संगीत की आलोचना की। 150 एम्पायर समीक्षा में बेन ट्रेविस ने कहा कि कथा पौराणिक कथाओं और धुंधली पिछली कहानियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। 152 माइनो ने फिल्म की अत्यधिक विस्तृत कथा की आलोचना की। 31 और ऑब्जर्वर लेखक ओलिवर जोन्स ने कहा कि फिल्म की ऊर्जा और मौलिकता बहनों पर अत्यधिक केंद्रित थी। 151
लॉस एंजल्स टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट के समीक्षकों ने फ्रोजन 2 की जटिल कहानी और गहरे स्वर का हवाला दिया। 160 पुरस्कार। मुख्य लेख, फ्रोजन 2 द्वारा प्राप्त प्रशंसाओं की सूची। 92वें अकादमी पुरस्कार में फ्रोजन 2 को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकन मिला। 161 फिल्म के अन्य नामांकनों में 8 एनी पुरस्कार, 2 जीते। 162 एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। 163 2 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार। 164 और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। 165 अगली कड़ियों। 2023 तक 2 फ्रोजन सीक्वल विकास में है। 166 167 गैट तीसरी फिल्म में ओलाफ के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार थे। 168 ऑली ने पुष्टि की है कि वह सीक्वल का निर्देशन नहीं करेंगी। 169 फरवरी 2024 में इगर ने कहा कि हम पहले से ही फ्रोजन 3 के साथ 2026 और उससे आगे का इंतजार कर रहे हैं, जो 2019 के बाद पहली टॉय स्टोरी फिल्म है और एक नई स्टार वार्स फिल्म है जो द मांडलोरियन और ग्रोगू को बड़े पर्दे पर लाती है। पहली बार क्रिस्टोफर जेम्स बक, जन्म 24 फरवरी 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, एनिमेटर और पटकथा लेखक है, जिन्हें टार्जन 1999, सर्फ अप 2007, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2007 के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, फ्रोजन के सहनिर्देशन के लिए जाना जाता है। 2013, जिसने 2014 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर जीता, फ्रोजन 2 2019 और विश 2023। उन्होंने पोकाहोंटस 1995 और होम ऑन द रेंज 2004 में एक पर्यवेक्षक एनिमेटर और कहानी कलाकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, एनी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार जीता है और उन्हें 2 अकादमी, 2 बाफ्टा और 5 एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 1 जीवन और कैरियर। विचिटा, कंसास के मूल निवासी, बक को बचपन में सिनेमाघर में देखी गई पहली फिल्म पिनोचियो 1940 से एनिमेशन का पता लगाने की प्रेरणा मिली। 2 उनका परिवार अंततः प्लेसेंटिया, कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने एल डोरेडो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 बक ने कैलार्ट्स में 2 साल तक चरित्र एनिमेशन का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1988 से 1993 तक पढ़ाया भी। कैलार्ट्स में बक जॉन लासेटर 2 और माइकल जियामो दोनों के दोस्त बन गए। उन्होंने 1978 में डिज्नी के साथ एक एनिमेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उद्धरण वांछित। टार्जन पर सहनिदेशक के रूप में अपने काम के अलावा डिज्नी में बक के अन्य क्रेडिट में 1995 की एनिमेटेड फीचर पोकाहोंटास भी शामिल है, जहां उन्होंने 3 केंद्रीय पात्रों, पर्सी, ग्रैंडमदर विलो और विगिंस के एनिमेशन का निरीक्षण किया। बक ने 1989 की एनिमेटेड फीचर द लिटिल मरमेड के लिए पात्रों को डिजाइन करने में भी मदद की, द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर 1990 और हूँ फ्रेम्ड रोजर रैबिट 1988 के लिए प्रयोगात्मक एनिमेशन का प्रदर्शन किया और द फॉक्स एंड द हाउंड 1981 और द ब्लैक पर एक एनिमेटर थे। काल्ड्रॉन 1985। 4 बक ने हाइप्रियन पिक्चर्स में कई फिल्में विकसित करने में मदद की और फीचर बेबे किड्स पर एक निर्देशन एनिमेटर के रूप में काम किया। उन्होंने टिम बर्टन के लाइव एक्शन फीचर फ्रैंकेनवेनी 1984 की स्टोरी बोर्डिंग की और स्टीवन स्पीलबर्ग की अमेजिंग स्टोरीज के ब्रैड बर्ड निर्देशित फैमिली डॉग एपिसोड में निर्देशक एनिमेटर के रूप में और बाद की प्राइम टाइम एनिमेटेड श्रृंखला के निर्देशक के रूप में बर्टन के साथ फिर से काम किया। बक के श्रेय में लॉस एंजल्स स्थित फिल्मफेयर, कर्च एंड फ्रेंड्स और डक सूप जैसी उत्पादन संस्थाओं के लिए कई एनिमेटेड विज्ञापन, कीबलर एल्वे सहित, शामिल है। बक ने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में सर्फ अप का सहनिर्देशन किया, जो जून 2007 में रिलीज हुई थी। 5 फ्रोजन के सहनिर्देशक जेनिफर ली और निर्माता पीटर डेल वेचो के साथ बक। 2008 में बक के पुराने मित्र लेसेटर, जो तब डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी थे, ने उन्हें सोनी से डिज्नी में वापस आने के लिए राजी किया। 11 सितंबर 2008 के आसपास बक ने लेसेटर को 3 विचार दिए, जिनमें से एक द स्नो क्वीन का एक परीक्षा संगीतमय संस्करण था। लेसेटर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बक को विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया। 11 2010 के दौरान इसे रोक दिए जाने के बाद 7 दिसंबर 2011 में फ्रोजन शीर्षक के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई,
जिसकी रिलीज की तारीख 27 नवंबर 2013 थी। 8. बदले में, बक ने मना लिया जियामो फिल्म के कला निर्देशक के रूप में काम करने के लिए डिज्नी में वापस आएंगे। 6. 33 जिसके लिए जियामो ने एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए एनी पुरस्कार जीता। सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि बक और ली फ्रोजन पात्रों पर आधारित फ्रोजन फीवर नामक एक लघु फिल्म का सहनिर्देशन करेंगे। इसे सिंड्रेला के साथ मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 9. 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि बक और ली फ्रोजन की अगली कड़ी फ्रोजन 2 का सहनिर्देशन करेंगे। 10. इसे नवंबर 2019 में रिलीज किया गया था। बक ने विश का निर्देशन किया था, जो नवंबर 2023 में रिलीज हुई थी। 11. व्यक्तिगत जीवन। बक का विवाह शैली 12 राय हिंटन बक से हुआ है, जो ध्वनि संपादन में एमी और ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। उनके 3 बेटे थे, राइडर, वुडी और रीड। 13. उनके सबसे बड़े बेटे, राइडर की 23 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 2013 को एक कार टक्कर में मृत्यु हो गई, जब फ्रोजन रिलीज होने से ठीक 1 महीने पहले ग्लेनडेल फ्रीवे पर उसकी कार खराब हो गई थी, जिसके बाद वह 2 कारों से टकरा गया था। 12. राइडर एक गायक और गीतकार थे, जो अपने बैंड राइडर बक एंड द ब्रेकर्स में प्रस्तुति दे रहे थे और स्टेज 4 टेस्टिकुलर कैंसर से 1 साल की लंबी लड़ाई से उबर रहे थे। 12. 2 मार्च 2014 को 86वें अकादमी पुरस्कारों में फ्रोजन के सहनिर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने पर बक ने यह पुरस्कार अपने बेटे राइडर को समर्पित किया। 12. यह त्रासदी फ्रोजन 2 के गीत द नेक्स्ट राइट थिंग के साथ साथ राइडर नामक पात्र के लिए भी प्रेरणा थी। 14. रीड ने अपने पिता द्वारा निर्देशित सर्फ्स अप के एक छोटे पेंगुइन अर्नोल्ड को अपनी आवाज दी। जेनिफर मिशेल ली, नी रेबेची, 22 अक्टूबर 1971, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वह वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की मुख्य रचनात्मक अधिकारी है। 2. उन्हें फ्रोजन 2013 और इसके सीक्वल फ्रोजन 2 2019 की लेखिका और निर्देशकों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था। ली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फीचर फिल्म की पहली महिला निर्देशक है। 3. और एक फीचर फिल्म की पहली महिला निर्देशक है, जिसने सकल बॉक्स ऑफिस राजस्व में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 4. उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और एक एनी पुरस्कार जीता है, और उन्हें एक और बाफ्टा पुरस्कार और 2 और एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 5. प्रारंभिक जीवन। जेनिफर मिशेल रेबेकी का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को हुआ था। 3. 6. लिंडा ली और सेवेरियो रेबेची के घर, जो उस समय बैरिंगटन, रोड आइलैंड में रह रहे थे। 7. अपने तलाक के बाद ली और उनकी बड़ी बहन एमी, जो बाद में एक अंग्रेजी शिक्षिका बन गईं, अपनी मां के साथ ईस्ट प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में रहती थीं। 6. 7. ली और उनकी बड़ी बहन दोनों ने ईस्ट प्रोविडेंस हाई स्कूल और न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7. ली ने 1992 में अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। 8. 9. और न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित हो गईं, जहां उन्होंने प्रकाशन में एक ग्राफिक कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने रैंडम हाउस के लिए ऑडियोबुक डिजाइन की। 6. 7. एक वयस्क के रूप में उन्होंने पेशेवर क्षमता में अपनी मां के पहले नाम ली का उपयोग करना शुरू कर दिया। 7. और जनवरी 1995 में कानूनी तौर पर अपना अंतिम नाम रेबेची से बदलकर ली कर लिया। 1. कैरियर। ली ने 2005 में फिल्म में एमएफए के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स के फिल्म कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10. कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने पटकथा लेखन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार जीते और अपनी बेटी को जन्म दिया। 6. 10. द राउंड अप के लिए उनकी स्क्रिप्ट 2009 में निकोल फेलोशिप इन स्क्रीन राइटिंग प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनलिस्ट थी और बाद में इसे एपीएन वे प्रोडक्शंस द्वारा चुना गया था। 10. मार्च 2011 में कोलंबिया के एक पूर्व सहपाठी फिल जॉनस्टन ने ली को फ़ोन करके उसे व्रेक-इट राल्फ लिखने में मदद करने के लिए बरबैंक में डिज्नी एनिमेशन में शामिल होने के लिए कहा। 6. जो 8 सप्ताह का अस्थायी लेखन कार्य माना जाता था, वह अंततः एक लंबी प्रतिबद्धता में बदल गया। 6. सबसे पहले उसे राल्फ के खत्म होने तक वहीं रुकने के लिए कहा गया। 6. इसके बाद वह फ्रोजन में शामिल हो गईं,
शुरुआत में पटकथा लेखक के रूप में और बाद में क्रिस बक के साथ निर्देशक के रूप में। 6. जब ली को बोर्ड में लाया गया तो उन्होंने फिल्म को एक्शन एडवेंचर से अधिक संगीतमय, अधिक कॉमेडी के साथ में बदलने में मदद की। 11. उन्होंने पटकथा लेखन में गीतकारों रॉबर्ट लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के साथ मिलकर काम किया। 11. फ्रोजन ने उन्हें अपने बचपन और अपनी बेटी अगाथा जैसी जंगली और अद्भुत लड़कियों का जश्न मनाने का अवसर दिया। 11. यह घरेलू कमाई के मामले में किसी महिला निर्देशक के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी थी, जब तक कि वार्नर ब्रदर्स की वंडर वुमन इससे आगे नहीं निकल गई। 12. 17 मई 2014 को ली ने अपने अल्मा मेटर न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय में 2014 की कक्षा में प्रारंभिक भाषण दिया। 13, 14, 15 उसने खुलासा किया कि बड़े होने के दौरान वह आत्मसंदेह से जूझ रही थी। 16, 2 और फिर कॉलेज के जूनियर वर्ष के अप्रैल में उसके प्रेमी की एक नौका दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कोई संदेह नहीं, केवल दुख और एक संक्षिप्त क्षण के लिए जानती थी एक दूसरा संदेह करने से बेहतर है। 16, 6:18 साल बाद उस स्मृति से उसे अपने शुरुआती संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी कि क्या वह कोलंबिया में आवेदन करने के लिए पर्याप्त थी। 16, 7:10 कोलंबिया में जॉनस्टन ने पहचाना कि वह प्रतिभाशाली है लेकिन असुरक्षित है, और एक दिन उससे कहा कि वादा करो कि तुम इसे अपने काम से बाहर कर दोगी, बस यह जान लो कि तुम काफी अच्छे हो और आगे बढ़ो। पर 15 उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अगर मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि आत्मसंदेह सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यह आपको खुले के बजाय रक्षात्मक, सक्रिय के बजाय प्रतिक्रियाशील बनाता है। आत्मसंदेह उपभोग करने वाला और क्रूर है, और आज मेरी आशा है क्या हम सभी सामूहिक रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो सकते हैं। कृपया जान ले, यहाँ से अपर्याप्त है, और मैं यह कहने का साहस करता हूँ पर्याप्त से भी अधिक। 15 इसके बाद यूएनएच ने उन्हें डॉक्टर ऑफ ह्यूमेन लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 17 सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि ली और बक फ्रोजन पात्रों की विशेषता वाली फ्रोजन फीवर नामक एक लघु फिल्म का सहनिर्देशन करेंगे। इसे मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 18 ली कई डिज्नी लेखकों और निर्देशकों में से एक थे जिन्हें 2014 की फिल्म बिग हीरो 6 और 2016 की फिल्म मोआना में क्रिएटिव लीडरशिप के लिए श्रेय मिला, और उन लेखकों में से एक के रूप में स्क्रीन क्रेडिट प्राप्त हुआ जिन्होंने 2016 की फिल्म जूटोपिया के लिए कहानी विकसित की। 19, 20, 21 अगस्त 2014 में वैरायटी ने बताया कि फ्रोजन के बाद ली की अगली परियोजना मेडेलिन एलेंगल के 1962 के उपन्यास ए रिंकल इन टाइम का रूपांतरण होगी। 22, 23 खबर सामने आने के बाद ली ने ट्वीट किया, 30 वर्षों से अधिक समय से इस किताब से प्यार है। इस स्क्रिप्ट को लिखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 24, 2003 टेलीविजन फिल्म संस्करण के कार्यकारी निर्माता कैथरीन हैंड और डिज्नी के लिए जिम व्हिटेकर ने निर्माण किया। 22 और एवा डुवर्ने ने ली की पटकथा पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया। ए रिंकल इन टाइम मार्च 2018 में रिलीज हुई थी। 25, 26 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि ली और बक फ्रोजन की पूर्ण लंबाई वाली अगली कड़ी का सहनिर्देशन करेंगे। 27 जून 2018 में जॉन लासेटर के डिज्नी से प्रस्थान के बाद ली को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो का मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया था। 2 ली टूली एंटरटेनमेंट के लिए द वे बिटवीन नामक एक फिल्म लिखने और निर्मित करने के लिए भी तैयार है, जिसका निर्देशन कायरा सेडविक करेंगी। 28 सितंबर 2022 में ली को नवंबर 2023 में रिलीज होने वाली डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म विश के लिए पटकथा लिखने की घोषणा की गई थी। 29 व्यक्तिगत जीवन ली ने 30 मई 1999 को रोड आइलैंड कंट्री क्लब 31 में रॉबर्ट जोसेफ मॉन 30 से शादी की, बाद में उनका तलाक हो गया। 7 उनकी एक बेटी है, अगाथा ली मोन 32 2003 में पैदा हुई। 3, 6 जो फ्रोजन में डू यू वांट टू बिल्ड स्नोमैन के मध्य पद के लिए किशोरावस्था से पहले की अन्ना को आवाज देती है। 30 नवंबर 2019 में ली ने पुष्टि की कि वह अभिनेता अल्फ्रेड मोलिना के साथ रिश्ते में थीं। 33 उनकी शादी अगस्त 2021 में हुई थी। 34
और ली की बेटी के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में सैन फर्नांडो वैली में रहते हैं। क्रिस्टन एंडरसन लोपेज, जन्म 21 मार्च 1972, एक अमेरिकी गीतकार है जिन्हें 2013 की एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म फ्रोजन और इसके 2019 सीक्वल फ्रोजन 2 के लिए अपने पति रॉबर्ट लोपेज के साथ सहलेखन के लिए जाना जाता है। इस जोड़ी ने फ्रोजन के लेट इट गो और कोको 2017 के रिमेंबर मी के लिए क्रमशः 86वें और 90वें पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अकादमी पुरस्कार जीता। उन्होंने 57वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन। एंडरसन लोपेज का पालन पोषण 1986 तक क्रोटन हडसन, न्यूयॉर्क शहर का एक उपनगर में हुआ था। 1986 से 1990 तक चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना का मायर्स पार्क पड़ोस और वैक्सहॉ, उत्तरी कैरोलिना, चार्लोट का एक उपनगर 1990 से, जो उसके कॉलेज के वर्षों के दौरान उसका घर था। 1-2 उसके माता-पिता एरिन और जॉन अभी भी वैक्सहा में रहते हैं। 2-3 उनके पिता के अनुसार एंडरसन लोपेज को पहली बार 4 साल की उम्र में थिएटर से प्यार हो गया था, जब वह उन्हें उनके तत्कालीन गृहनगर क्रोटन हडसन में आयोजित अमेरिकी बाइसेंटेनियल संगीत में श्रद्धांजलि देखने के लिए ले गए थे। 3 अपने परिवार के उत्तरी कैरोलिना चले जाने के बाद उन्होंने चार्लोट कंट्री डे स्कूल में दाखिला लिया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1 वह पश्चिमी मैसाचुसेट्स में विलियम्स कॉलेज चली गईं, जहां उन्होंने नाटक और मनोविज्ञान में दोहरी पढ़ाई की और 1994 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विलियम्स में रहते हुए वह कॉलेज के सबसे पुराने सभी लिंग कैपेला समूहद एफ्लाट्स की सदस्य बन गईं। 2-3 फ्लोरिडा में थिएटर इंटर्नशिप के बाद 2 एंडरसन लोपेज ने न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉडवे थिएटर कलाकार बनने के अपने सपने को पूरा करते हुए कई साल अस्थायी नौकरियां करते हुए बिताईं। 3 1999 में उन्होंने BMI लेहमैन एंगेल म्यूजिकल थिएटर वर्कशॉप में प्रवेश किया। एक गीतकार के रूप में अपनी सच्ची पहचान पाई और अपने भावी पति रॉबर्ट लोपेज से भी मिली। 4 अक्टूबर 2003 में 5 एंडरसन ने लोपेज से शादी की, जो आगे चलकर EGOT विजेता 6-7 गीतकार, संगीतकार और गीतकार बने, जिसमें एवेन्यू क्यू और द बुक ऑफ के लिए 3 टोनी पुरस्कार 8-9 शामिल थे। मॉर्मन। उनकी 2 बेटियां हैं। 10 केटी और एनी, दोनों ने फ्रोजन में आवाज दी थी। 10 एंडरसन लोपेज की बहन केट एंडरसन ने ओलाफ के फ्रोजन एडवेंचर के लिए सहगीत लिखे। स्टेज प्रोडक्शंस। 2006 में एंडरसन लोपेज और उनके पति ने वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड प्रोडक्शन के फाइंडिंग निमो द म्यूजिकल के लिए गाने लिखे। 11 एंडरसन लोपेज ओनील म्यूजिकल थिएटर कॉन्फ्रेंस में विकसित म्यूजिकल इन ट्रांजिट के सहनिर्माता है। यह संगीत 21 सितंबर 2010 से 30 अक्टूबर 2010 तक 59 थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे चला। 12 प्रोडक्शन को उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए 2011 ड्रामा डेस्क अवार्ड मिला, साथ ही 2011 ल्यूसिल लॉटेल अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। उत्कृष्ट संगीत, अन्य के बीच और उत्कृष्ट नए ऑफ ब्रॉडवे संगीत के लिए 2011 आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। यह नवंबर 2016 में ब्रॉडवे द सर्कल इन स्क्वायर थिएटर पर शुरू हुआ, जिसका निर्देशन और कोरियोग्राफ कैथलीन मार्शल ने किया था। 13, 14, 15 उन्होंने अपने पति और एलेक्स टिम्बर्स के साथ रोमांटिक स्टेज म्यूजिकल अपहियर का सहनिर्माण किया, जो 2015 में शुरू हुआ। 16 युवा दर्शकों के लिए उनके काम में थिएटर वर्क्स USA, डायरी ऑफ ए वर्म, फैसी नैन्सी, कंडेंस्ड क्लासिक्स के लिए कई छोटे और पूर्ण लंबाई वाले संगीत रूपांतरण शामिल है। एंडरसन लोपेज ने अपने पति के साथ डिज्नी थिएट्रिकल प्रोडक्शंस के फ्रोजन के संगीत रूपांतरण पर काम किया, जिसमें जेनिफर ली ने किताब लिखी। 17 फिल्म और टेलीविजन निर्माण। अपने पति के साथ एंडरसन लोपेज के पहले सहयोग में बच्चों के टेलीविजन शो के लिए एक साथ कई गाने लिखना शामिल था, जैसे निक जूनियर पर वंडर पेट्स और डिज्नी चैनल पर बिग ब्लू हाउस में बियर। 18 एंडरसन लोपेज ने अपने पति रॉबर्ट लोपेज और हेनरी जैकमैन के साथ 2011 की डिज्नी फिल्म विनी द पूह के लिए संगीत लिखा और निर्मित किया। 19 जिसके लिए उन्हें फीचर प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए एनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 20-21 उन्होंने फिल्म में कांगा की आवाज भी दी। 22 अपने पति के साथ 2013 की डिज्नी फिल्म फ्रोजन के लिए गीत लिखने के उनके काम ने 23 जिसमें लेट इट गो भी शामिल है।
उन्हें 86वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार और 57वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 24-25 एंडरसन लोपेज और उनके पति ने सीक्वल फ्रोजन 2 के लिए संगीत भी लिखा। 26 क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज ने 2017 पिक्सर फिल्म कोको के लिए गीत और गीत लिखने में फिर से सहयोग किया। 27 जिसके लिए उन्होंने फीचर प्रोडक्शन में संगीत के लिए एनी पुरस्कार जीता। 28 उन्होंने 90वें अकादमी पुरस्कार में रिमेंबर मी गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अकादमी पुरस्कार भी जीता। क्रिस्टन एंडरसन लोपेज ने फ्रोजन 2 साउंड ट्रैक के एक आउटटेक गीत आई सीक द ट्रुथ में एल्सा का हिस्सा गाया, साथ ही पैटी मुरिन ने अन्ना का हिस्सा गाया। मुरिन ने फ्रोजन के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अन्ना की भूमिका की शुरुआत की थी। 29 एंडरसन लोपेज और उनके पति ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित 2021 श्रृंखला वांडाविजन के लिए संगीत लिखा और निर्मित किया। श्रृंखला में विभिन्न क्लासिक अमेरिकी सिटकॉम पर आधारित कई शीर्षक थीम गीत, साथ ही अगाथा ऑल अलोंग गीत भी शामिल है। रॉबर्ट लोपेज, जन्म 23 फरवरी 1975, एक अमेरिकी संगीतकार और नाटककार है, जिन्हें द बुक ऑफ मॉर्मन और एवेन्यू क्यू के सहनिर्माण और डिज्नी कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्मों फ्रोजन में प्रदर्शित गीतों के सहलेखन के लिए जाना जाता है। अगली कड़ी फ्रोजन 2 और कोको अपनी पत्नी क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के साथ। वह एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी पुरस्कार जीतने वाले 19 लोगों में से एक है, जिन्हें 1984 में फिलिप माइकल थॉमस ने ईजीओटी उपनाम दिया था। उन्हें ईजीओटी जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने और सबसे कम समय में पुरस्कार जीतने का गौरव भी प्राप्त है। उन्होंने 10 साल की अवधि में सभी 4 जीते और 39 साल की उम्र में सेट पूरा किया। वह भी है 2 ऑस्कर, 3 टोनी, 3 ग्रैमी और 4 एमी सहित सभी 4 पुरस्कार एक से अधिक बार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति। एक प्रतिस्पर्धी जीत के दूसरे सेट के साथ 27 जून 2010 के एमी के साथ शुरुआत और 4 मार्च 2018 के अकादमी पुरस्कार के साथ समापन के साथ, उन्होंने 7 वर्षों में एक नया सबसे तेज ईजीओटी अंतराल स्थापित करते हुए अपना खुद का सबसे तेज पूरा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 8 महीने प्रारंभिक जीवन। रॉबर्ट लोपेज का जन्म मैनहट्टन में कैथरीन, लोव और फ्रैंक लोपेज के यहाँ हुआ था। 2-3 वह आंशिक रूप से अपने पिता के माध्यम से फिलिपिनो वंश का है, जिसका जन्म मनीला छोड़ने के बाद समुद्र के बीच में एक जहाज पर हुआ था। उनके दादा फिलिपिनो थे और उनकी दादी आधी फिलिपिनो और आधी स्कॉटिश अमेरिकी मूल की थीं, दोनों मूल रूप से मनीला में रहती थीं। 4 उनके पिता एनवाईयू लैंगोन मेडिकल सेंटर के प्रकाशन निदेशक थे। 2 लोपेज ने अपने बचपन का अधिकांश समय ग्रीनविच विलेज में बिताया, सिवाय मैसाचुसेट्स में 1 वर्ष के, जब उनके पिता क्लार्क विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। 2 न्यूयॉर्क शहर लौटने पर, जब वह 6 साल का था, यह एक संयोग था कि उसने ग्रीनविच हाउस म्यूजिक स्कूल में पियानो सीखना शुरू कर दिया। 2 जिस अपार्टमेंट को वे उस समय किराए पर दे रहे थे, वहाँ एक पियानो था। उसकी माँ ने पूछा कि क्या वह सबक लेने में रुचि रखता है, और उसने हाँ कहा। 2 7 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनके लिए एक पियानो खरीदा। 2 उन्होंने अपना पहला ब्रॉडवे शो देखा। 5 और उन्होंने अपना पहला गीत लिखा। 6 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शुरुआती नंबर लिखा। 5 लगभग 12 साल की उम्र में वह कुछ समय के लिए पियानो से दूर चले गए और सैक्सोफोन बजाने की कोशिश की, साथ ही अन्य संगीत विद्यालयों में संगीत रचना में पाठ्यक्रम भी लिया। 2 लोपेज हंटर कॉलेज एलिमेंट्री स्कूल और हंटर कॉलेज हाई स्कूल गए और फिर येल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1997 में अंग्रेजी में कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एवेन्यू क्यू के दूसरे गीत में शैक्षणिक डिग्री के प्रकार की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। 2-5 येल में रहते हुए उन्होंने 3 नाटक लिखे, जिनमें से 2 संगीत में थे, और येल स्पिजविंग्स एक कैपेला समूह के सदस्य थे, और विंसेंट स्कली, जॉन हॉलैंडर और हेरोल्ड ब्लूम जैसे प्रोफेसरों से प्रभावित थे। 7 येल में अपने समय के दौरान उन्हें अस्पष्ट रूप से संगीत लेखन से आजीविका कमाने की आशा थी और उनके पास कोई अन्य करियर विकल्प नहीं था। इस दिशा में उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रमों से परहेज किया जो उन्हें कानून या चिकित्सा जैसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र में करियर के लिए तैयार करते। 2-5 कैरियर। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है।
विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो। स्रोत खोजें। रॉबर्ट लोपेज, समाचार पत्र किताबें विद्वान वजिस्टोर। मार्च 2019। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाना है। 1998 से 2004। प्रारंभिक कार्य और सफलता। लोपेज को 2004 में अपना टोनी पुरस्कार प्राप्त हुआ। येल से स्नातक होने पर लोपेज अपने माता पिता और भाई के साथ ग्रीनविच विलेज में वापस चले गए, जहां वह 4 साल तक रहे जब तक कि वह थिएटर वर्क्स यूएसए के लिए गाने लिखकर इतना पैसा कमाने में सक्षम नहीं हो गए कि वह अपना खुद का एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकें। 2 इस अवधि के दौरान उन्होंने फाइजर जैसी कंपनियों में अस्थायी नौकरियां लीं। 8 और अपने पुराने संगीत विद्यालय ग्रीनविच हाउस के लिए सप्ताहांत रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया। 2 1998 में BMI लेहमैन एंगेल म्यूजिकल थिएटर वर्कशॉप में भाग लेने के दौरान उनकी मुलाकात एक और महत्वाकांक्षी गीतकार जेफ मार्क से हुई। उनका एक साथ पहला प्रोजेक्ट केरमिट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो हेमलेट की एक मपेट पैरोडी है, ने गीत के लिए क्लेबन पुरस्कार जीता। हालांकि जिम हेंसन कंपनी ने स्क्रिप्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें पर्याप्त बच्चों की अपील नहीं है। 6 2004 में क्रिस कर्टिन की अगली मपेट फिल्म के लिए इस कहानी पर विचार किया गया, जब तक कि कर्टिन ने डिज्नी कंपनी नहीं छोड़ दी। BMI कार्यशाला में रिक लियोन, रेबेका जोन्स और सुसान ब्लैकवेल द्वारा अप्रकाशित संगीत की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की गईं। 1999 में लोपेज और मार्क्स, जिन्होंने संगीत और गीत दोनों पर सहयोग किया, ने एवेन्यू क्यू पर काम शुरू किया, जो एक मंच संगीत था जो सेसम स्ट्रीट के समान कठपुतली पात्रों का उपयोग करते हुए वयस्क विषयों और विचारों से निपटता था। शो, जिसके लिए लोपेज ने एनिमेटेड सेगमेंट भी प्रदान किए, उनका पहला पेशेवर अनुभव था। 9 ऑफ ब्रॉडवे चलाने के बाद शो जुलाई 2003 में ब्रॉडवे के जॉन गोल्डन थिएटर में स्थानांतरित हो गया, जहां यह एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सफलता साबित हुई। सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए 2004 टोनी पुरस्कार जीता और लोपेज और मार्क्स को टोनी पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 10 ओरिजिनल कास्ट रिकॉर्डिंग को 2004 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2005 में लोपेज ने अपने संगीत साथी जेफ मार्क्स और साउथ पार्क के निर्माता मैट स्टोन और ट्रे पार्कर के साथ एक नए संगीत प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 9 एक श्रृंखला, जिसका 2003 में लोपेज ने आंशिक प्रेरणा के रूप में उल्लेख किया था। एवेन्यू क्यू। 6 द बुक ऑफ मॉर्मन का प्रीमियर 24 फरवरी 2011 को यूजीन ओनील थिएटर में ब्रॉडवे पर हुआ, 24 फरवरी से पूर्वावलोकन के बाद। इस शो को कई थिएटर पुरस्कार मिले, जिसमें 2011 सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए टोनी, साथ ही 2 और टोनी शामिल थे। लोपेज के लिए पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और संगीत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। 10 प्रोडक्शन की मूल कास्ट रिकॉर्डिंग ने लोपेज को 2012 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल थिएटर एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड भी दिलाया। 11 2006 की शुरुआत में लोपेज ने अपने भाई बिली के साथ निक्लोडियन श्रृंखला वंडर पेट्स के कई एपिसोड में सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने 2008 में श्रृंखला के अन्य संगीतकारों और संगीत निर्देशक जेफरी लेसर के साथ डेटाइम एमी पुरस्कार साझा किया। जनवरी 2007 में डिज्नी पिक्सर फिल्म फाइंडिंग निमो का एक संगीत रूपांतरण, जिसे लोपेज ने अपनी पत्नी क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के साथ मिलकर लिखा था, डिज्नी के एनिमल किंगडम थीम पार्क में खोला गया। 18 जनवरी 2007 को लोपेज और मार्क्स ने हिट टीवी शो स्क्रब्स के लिए माई म्यूजिकल नामक शो के 123वें एपिसोड में 4 गाने लिखने के लिए फिर से सहयोग किया। टीवी गाइड ने इस एपिसोड को 2009 में सभी समय के सर्वश्रेष्ठ 100 टीवी शो एपिसोड में से एक का नाम दिया। लोपेज को जेफ मार्क्स के साथ उपरोक्त एपिसोड के गीत एवरीथिंग कम्स डाउन टू पू के लिए एमी नामांकन से सम्मानित किया गया था। 12 स्टेफनी डिएब्रूजो, जिन्होंने एवेन्यू क्यू में केट मॉन्स्टर और लुसी द स्लट की भूमिकाएं निभाईं, ने एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। अप्रैल 2010 में लोपेज ने बेट अगेंस्ट द अमेरिकन ड्रीम गीत लिखा, जिसे NPR कार्यक्रम दिस अमेरिकन लाइफ में प्रदर्शित किया गया था। 13 यह गीत ब्रॉडवे शो ट्यून की शैली में लिखा गया था और मैग्नेटर नामक वास्तविक जीवन के हेज फंड की कहानी को चित्रित करने के लिए संगीतमय प्रोड्यूसर्स के एक दृश्य की नकल की गई थी, जिसने आवास बाजार के ढहने पर लाखों डॉलर कमाए थे।
25 जून 2010 को लोपेज ने द वंडर पेज पर अपने काम के लिए संगीत निर्देशन और रचना में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अपना दूसरा डेटाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी जीता। 14 2011 में लोपेज ने साउथ पार्क एपिसोड ब्रॉडवे ब्रोडाउन में मैट स्टोन और ट्रे पार्कर के साथ फिर से काम किया। लोपेज ने डिज्नी चैनल की एनिमेटेड श्रृंखला फिनीस और फ्रब के लिए 2 गीतों का सहलेखन भी किया, मैजिक कारपेट राइड एपिसोड के लिए एरियल एरिया रग और इसी नाम के एपिसोड के लिए फ्लाई ऑन द वॉल। 15 लोपेज ने द सिम्पसंस एपिसोड ए टोटली फन थिंग दैट बार्ट विल नेवर डू अगेन के लिए एक गीत तैयार किया, जिसका शीर्षक था एन्जॉय इट व्हाइल यू कैन, जो 29 अप्रैल 2012 को प्रसारित हुआ। 2011 वर्तमान निरंतर सफलता। लोपेज और उनकी पत्नी क्रिस्टन एंडरसन लोपेज ने 2011 में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा रिलीज विनी द पूह के लिए 7 गाने लिखे। 16 उन्होंने रेकिट राल्फ के लिए एक मूल गीत भी लिखा था जिसे तैयार फिल्म से काट दिया गया था। 17 2013 में लोपेज और एंडरसन लोपेज ने डिज्नी एनिमेशन की फीचर फिल्म फ्रोजन के लिए गाने लिखे। गीत लेट इट गो ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे लोपेज ईजीओटी हासिल करने वाले 12वें व्यक्ति बन गए। 8 फरवरी 2015 को उन्होंने फ्रोजन पर अपने काम के लिए लेट इट गो के लिए विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। 19 लोपेज और एंडरसन लोपेज द्वारा कई वर्षों से विकास में उनका रोमांटिक कॉमेडी संगीत अपहियर 9 अगस्त 2015 को सैन डिएगो के लाजोला प्लेहाउस में शुरू हुआ। 20-21 लोपेज ने अपहियर का वर्णन इस प्रकार किया है, यह कुछ इस तरह है जैसे एनी हॉल सर्क डू सोलेल से मिलती है। यह एक विशाल नाटकीय मोड़ के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी है। लोपेज और उनकी पत्नी ने 87वें अकादमी पुरस्कार के लिए म्यूजिकल नंबर मूविंग पिक्चर्स लिखा। 22 2015 के अंत में यह घोषणा की गई थी कि लोपेज पंथ कॉमेडी श्रृंखला मिस्ट्री साइंस थिएटर 3000 के पुनरुद्धार के लिए मूल गीत लिखेंगे। 23 लोपेज और उनकी पत्नी डिज्नी फिल्म गिगेंटिक के लिए संगीत लिखने के लिए जुड़े हुए थे, जो जैक एंड द बीनस्टॉक की एक एनिमेटेड रिटेलिंग थी, लेकिन फिल्म को अक्टूबर 2017 में बंद कर दिया गया था। 24 नवंबर 2017 में रिलीज हुई डिज्नी पिक्सर फिल्म कोको में लोपेज और एंडरसन लोपेज का गाना रिमेंबर मी ए। इस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2018 अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे लोपेज पहले डबल ईजीओटी विजेता बन गए। 25 हाल ही में लोपेज और एंडरसन लोपेज ने एमसीयू शो वांडाविजन से थीम संगीत तैयार किया, जिसका प्रीमियर 15 जनवरी 2021 को डिज्नी प्लस पर हुआ। व्यक्तिगत जीवन। क्रिस्टन और रॉबर्ट लोपेज ने 2019 में डल्से ओसुना पर साक्षात्कार दिया। 1999 बीएमआई लेहमैन एंगेल म्यूजिकल थिएटर वर्कशॉप में अपनी भागीदारी के दौरान रॉबर्ट लोपेज की मुलाकात गीतकार क्रिस्टन एंडरसन से हुई और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 16-26 जैसा कि 2003 के न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल में वर्णित है, यह जोड़ी कॉलेज के बाद नकदी की तंगी से जूझ रही थी, जो एवेन्यू क्यू के प्रिंसटन और केट मॉन्स्टर की कहानी को याद दिलाती है। लिव डी इन एस्टोरिया, क्वींस ने 1989 ब्यूक चलाया और फास्ट फूड पर जीवित रहे। 27 इस जोड़े ने 2003 में शादी की और उनकी 2 बेटियों केटी और एनी ने फ्रोजन में आवाज दी थी, जिसमें केटी ने 5 वर्षीय एना को आवाज दी थी और एनी ने एक ट्रोल को आवाज दी थी। 28 2014 तक वे ब्रुकलिन के पार्क स्लोप पड़ोस में रहते थे। 29 अपनी युवावस्था में वह कैथोलिक थे, लेकिन 2011 में उन्होंने खुद को एक तरह का अज्ञेयवादी कहा। 30 कार्य